Hello friends, good evening. I am Dhananjay Vishkarma. You are welcome to my YouTube channel, Top Rank Institute. So we are going to study geography, in which we will going to discuss about resources and development. So यहाँ पे पढ़ेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं और टाइप्स उनके क्या होते हैं और उस रिसोर्सेज के माध्यम से हम प्लानिंग किस किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो इन्वायरमेंट के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उस मटेरियल को हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसका यूज कैसे कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी होती है, कोई तरीका होता है, कोई मेथड होता है जिसके माध्यम से उस मटेरियल को जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है उसका अपने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यूज के लिए यूज कर सकें, जिससे हमारी जो ह्यूमन नीड्स है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि उसको बोलते हैं रिसोर्सेज। ठीक है। एक चीज़ और देखना होता है कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी की ज्ञान समझ हो जाती है, ज्ञान हो जाती है, फिर उसके बाद देखा जाता है क्या ये फाइनेंशियली ये क्या फिजिबल है, क्या ये अपने बजट के अंदर है या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है इसको डेवलप करने में। सो ये भी देखा जाता है। और दूसरा ये देखा जाता है कि जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में, जिस सिविलाइजेशन में हम रहते हैं, क्या हमारी ऐसी माइंडसेट होती है जो उस तरीके को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो उस मटेरियल को हम लोग रिसोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं और अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। फिर बात ये होती है कि जो रिसोर्सेज होती है वो कई तरह से डिवाइड की जा सकती है, उसको क्लासीफाई की जा सकती है। पहला तो होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जहाँ से वो उत्पत्ति होती है उसके आधार पे हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला होता है बायोटिक। बायोटिक मतलब होता है कि जैविक फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बायोस्फीयर जो स्पेस होता है वहाँ से हम लोग चीज़ों को उठाते हैं, मटेरियल्स को उठाते हैं। ठीक है, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, फ्लोरा एंड फौना एंड फिशरीज होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे और जानवर और ह्यूमन बींग्स आते हैं। ठीक है, तो ये वो जगह होते हैं जहाँ से मटेरियल को उठाते हैं और वहाँ से हम लोग इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिसोर्स फॉर्म में क्रिएट करते हैं। दूसरा आता है अबायोटिक। अबायोटिक का मतलब होता है कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो वो प्रकार की चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग से मिलके बनी होती है, जैसे रॉक हो गया, मिनरल्स, मेटल हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये अबायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं। और फिर आता है कि जो दूसरा होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सजेबिलिटी के आधार पे, यानी कि उसका किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, उसके आधार पे हम रिसोर्सेज को देखते हैं। पहला होता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जब किसी मटेरियल को रिसोर्स फॉर्म में यूज करते हैं फिर उसका हम रिसाइकिल भी कर देते हैं। ठीक है, वो इस फॉर्म में होता है जिसमें उसका फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस होता है और एक फिर से नए फॉर्म में वो आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सोलर एंड विंड एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी है जो सोलर पैनल के माध्यम से हम लोग क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद से होता है विंड एनर्जी। होता है कि अगर आप देखें राजस्थान के कुछ हिस्सों में जहाँ पे गर्म हवाएं बहुत तेज चलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे टरबाइन का यूज किया जाता है जो बिजली को पैदा करने में उपयोगी होती है। वहाँ से वो लोग एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। फिर होता है कि वाटर फॉरेस्ट होती है। ठीक है, वाटर हुआ, फॉरेस्ट हुआ, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम लोग रिसोर्स को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, एनर्जी भी एक रिसोर्स होती है। फिर दूसरी आती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये बहुत अधिक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम में ये जनरेट होती है और इसको एक बार यूज करने की वजह से दोबारा इसको रीजनरेट नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा कमी यही होता है, क्योंकि जो मिनरल्स और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो जीवाश्म और जो खनिज होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार यूज होने की वजह से दोबारा इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, इसके कंबस्टन से बहुत सारा पॉल्यूशन इन्वायरमेंट के अंदर भर जाता है, जो एक प्रकार का पॉल्यूशन पॉल्यूशनकारी होता है। ठीक है, फिर आता है कि थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो रिसोर्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो थर्ड होता है कि ओनरशिप के आधार पे। तो जो प्रॉपर्टीज होती है, लाइक प्रॉपर्टी जो होती है वो भी एक तरह की रिसोर्स होती है, जैसे प्लांटेशन हो गया, फोस्टर लैंड हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वाटर इन वेल्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये जो व्यक्तिगत जो रिसोर्सेज होते हैं, इंडिविजुअल जो रिसोर्सेज होती है उसके मालिकाना हक को दिखाती है। फिर आती है कम्युनिटी की बात करती है। तो कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी लोगों का ग्रुप होता है जो जो रिसोर्सेज पे उनके राइट को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कॉमन जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे चरवाहे
जैसी एक्टिविटी की जा सकती है, बरियल ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे दफनाया जाता है, विलेज पॉन्ड जो गांव के तालाब होते हैं, ये सब जो रिसोर्सेज पे जो अधिकार होता है वो सब है वो कम्युनिटी की होती है, समुदाय की होती है। ठीक है, तो ये सब कम्युनिटी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल होते हैं। फिर आता है कि नेशनल। तो कह रहा कि वो इस नेशनल रिसोर्सेज में क्या होता है कि वो सभी रिसोर्सेज जो एक नेशन से संबंध रखते हैं। ठीक है, जैसे कि जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ है, लैंड है, जो किसी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंतर्गत आते हैं, ये सारी चीज़ें नेशनल रिसोर्सेज के तौर पे जाना जाता है। इतना ही नहीं, जो ओशियन होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उसके कोस्टल तट से 12 नॉटिकल माइल्स 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तक जो टेरेस्ट्रियल जोन होता है वहाँ तक नेशन के अंतर्गत वो सब रिसोर्सेज आती है, किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत वो सब रिसोर्सेज आती हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल वाटर रिसोर्सेज बोला जाता है। ठीक है, फिर से आता है इंटरनेशनल। जैसा कि हमने देखा कि लगभग 20 किलोमीटर समुद्र के किनारे से बीच तक, लगभग 20 किलोमीटर तक ये किसी एक राष्ट्र का डोमिनेंस होता है, कंट्रोल होता है। बट उसके बाद की जो सीमाएं होती है, उसके बाद का जो बॉडी होती है, वाटर बॉडी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो देश राष्ट्र होते हैं वो आपस में विचार विमर्श करके रूल्स एंड रेगुलेशन को बना करके, स्ट्रक्चर बना करके, इंस्टीट्यूशन बना करके उस पर कंट्रोल करते हैं, ताकि उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को अपनाया जा सके, बनाया जा सके। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो 200 नॉटिकल माइल्स होता है उसके बाद से चीज़ें शुरू होती है, और इतना ही नहीं, वहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी शुरू होता है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे कोई भी एक्टिविटी किसी इंडिविजुअल नेशन के द्वारा नहीं किया जा सकता। जो नेशन जो बहुत सारे नेशंस मिल करके ग्रुप बना के प्लानिंग करके उस इम्प्लीमेंट करके ही उस पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तौर पे उसको ले सकते हैं, मतलब उसका यूज कर सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फिर आती है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पे जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ये होते हैं। जैसे पोटेंशियल की बात करें कि अगर आप देखो आप कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, बट उस लेवल पे उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, किसी कारण हो सकता है वर्क कल्चर बेहतर ना हो, इफिशियंसी अच्छी ना हो। जैसे आप राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में देखें, वहाँ पे बहुत सारा सोलर और विंड एनर्जी को डेवलप करने की क्षमता है, फिर भी उस लेवल पे उसका उत्पादन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जनरेशन नहीं किया जा रहा है। फिर साथ ही डेवलप्ड। ठीक, दूसरा क्या है कि ये रिसोर्सेज होते हैं जो सर्वेड किए जाते हैं, यानी कि परीक्षण किए, इनका नाप जो किया जाता है, उसकी क्वालिटी को देखी जाती है, उसकी क्वांटिटी भी देखी जाती है। ठीक है, ये इसलिए देखी जाती है ताकि उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है कि नहीं, इसमें कोई किसी तरह का कि क्या कहते हैं कोरोजन, काइंड ऑफ कोरोजन तो नहीं हुआ है। सो इस आधार पे उसको देखा जाता है। तीसरा होता है स्टॉक। तो स्टॉक में क्या होता है कि ये मटेरियल्स होते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर मटेरियल्स होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो इनको स्टॉक बोलते हैं। बट किसी भी राष्ट्र के पास अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तरीका नहीं है, मेथड नहीं है उस मटेरियल को यूज करने के लिए, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन नीड्स को पूरा किया जा सके, तो उसको हम मटेरियल बोलते हैं, उसको स्टॉक के तौर पे बोलते हैं। क्योंकि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हम मटेरियल का यूज करने लग जाते हैं, तो उस मटेरियल को केवल मटेरियल नहीं बोलते हैं, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अब उस मटेरियल का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है रिसोर्सेज। तो ये स्टॉक जो होता है, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाती है और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब हम मटेरियल को यूज करने की क्षमता रख लेते हैं, तो जितना हम यूज कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, फिर इसके बाद से हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिसोर्स की प्लानिंग करने के लिए क्या होता है कि टेक्निक की नीड होती है, स्किल की नीड होती है। ठीक है, उसके बाद से उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे हो, ठीक है, किस तरह हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसा हो, किस प्रकार हो सके, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं और विचार करते हैं। तब उसके 3 स्टेप बताए गए हैं। ठीक है, पहला है कि आइडेंटिफिकेशन है इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। पहले तो पहचान करते हैं, फिर उसका लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, पहचान और लिस्टिंग के तरफ क्या करते हैं, पहले सर्वे करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके बाद उसका मैपिंग करते हैं, उसके बाद से उसकी करेक्टरिस्टिक्स का भी मेजर करते हैं, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं क्या हैं, फिर जो रिसोर्सेज की प्रॉपर्टीज क्या है ये भी देखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से बात आती है दूसरी इम्प्लीमेंटेशन की। तो उस रिसोर्स का इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार किया जाए, किस लिए, डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन नीड्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, किया जाए। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्लान को क्रिएट करते हैं। ठीक है,
और उसके बाद से उस प्लान को क्रिएट करने के लिए इक्विप भी चाहिए होता है, ठीक है। ताकि सो क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उस रिसोर्स का हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ह्यूमन नीड्स के लिए उस पर काम किया जाता है। पहले प्लानिंग की जाती है, फिर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर उसके बाद से जो इक्विप्ड होते हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐड किया जाता है। उसको उस टेक्नोलॉजी को रन कराने के लिए जो स्किल्ड लेबर की नीड पड़ती है और एक ऑफिस या फिर इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उसका कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन किया जाए। फिर उसके बाद से देखते हैं कि ऐसा कोई रिसोर्सेज तो नहीं है जिसका हम लोग एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं और वो भी इम्बैलेंस फॉर्म में हो रहा है, इस पे भी ध्यान दिया जाता है। सो इसके आगे का पार्ट आप नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।